डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, क्या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं एंड फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। आज उससे आगे का पॉइंट डिस्कस करना है मुझे। तो आज एक तो डिस्कशन होगा ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, अंकेक्षण कार्य प्रणाली के बारे में। साथ ही जब ऑडिटर किसी अंकेक्षण प्रणाली को अपनाता है तो उसके संबंध में लिमिट्स क्या निर्धारित करनी चाहिए ऑडिटर को, उसके बारे में। और जब ऑडिट की जाती है तो बहुत सारे वर्किंग पेपर्स तैयार करता है ऑडिटर। तो कौन कौन से वर्किंग पेपर्स होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता होती है, उसके बारे में बात करनी है। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूँ ऑडिट प्रोसीजर में। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, एक सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स आर द प्रोसेस, टेक्निक्स एंड मेथड्स दैट ऑडिटर्स perform to obtain audit evidence which enables them to make a conclusion on the set audit objectives and express their opinion. Means अंकेक्षण कार्यप्रणाली में अंकेक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, तकनीकें और मेथड्स जो एविडेंस को इकट्ठा करने के काम में वो लेता है, उनको शामिल किया जाता है और जिनके आधार पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की जांच करके और फिर वो अपनी ओपिनियन देता है। तो जब भी कोई अंकेक्षक अपना ऑडिट का काम शुरू करता है तो सबसे पहले उसको ये निश्चित करना होता है कि जांच किस तरह की जाए। 3 तरह की जांच होती है, एक तो डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग, एक रूटीन चेकिंग होती है और एक होती है टेस्ट चेकिंग। डिटेल चेकिंग का मतलब जब प्रत्येक ट्रांजैक्शन की गहराई से आप जांच करेंगे तो वो विस्तृत जांच कहलाएगी। लेकिन अगर किसी संस्था में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है और वो सही ढंग से काम कर रहा है तो वहाँ पर टेस्ट चेकिंग भी की जा सकती है। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आप टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कैश का मामला हो, स्टॉक का मामला है, तो वहाँ पर तो आपको डिटेल चेकिंग ही करनी होती है, टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकते हैं। और एक अन्य तरीका होता है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग का मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह हैं उनकी जांच की जाती है, उसको आप कहते हैं नैतिक जांच या रूटीन चेकिंग। तो डिटेल चेकिंग में सारी ट्रांजैक्शंस को मैं लूँगा और उसकी जांच करूँगा। रूटीन चेकिंग में क्या करना होता है, जो ओपनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका टोटल करूँगा, कास्ट, सब कास्ट, जोड़, उपजोड़, कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस को आप करते हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सही हैं या नहीं है, उनकी जांच कर लेंगे। ओपनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट से लेजर में आप पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग आपने जो सही की है वो सही है, मीन्स बैलेंस सही ले गए हैं। जो अकाउंट्स हैं लेज़र में उनकी आप जांच करके उनका टोटल सही लगाया गया, बैलेंस सही निकाला है, उसकी जांच कर लूँगा। और लेजर से अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं उनको ट्रायल बैलेंस में आप ले जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में आप उनको ले गए हैं, सही तरीके से आप बैलेंस ले गए हैं, नहीं ले गए हैं। कुल मिलाकर के रूटीन चेकिंग में मैथमेटिकल एक्यूरेसी का पता करना होता है। साथ ही ओपनिंग बुक से लेज़र में आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं और उनका जो बैलेंस निकाला है आपने वो सही है या नहीं है, उसकी जांच की जाती है। रूटीन चेकिंग जब भी कोई ऑडिटर करता है तो कई तरह के साइन या चिन्हों का प्रयोग करता है जिससे कि जांच करने के बाद अंकों में परिवर्तन न किया जा सके। एक सामान्य सा काम ये होता है रूटीन चेकिंग का, कोई भी एक सामान्य योग्यता प्राप्त व्यक्ति इस कार्य को संपादित कर सकता है। इसलिए
कर्मचारियों के लिए अरुचिपूर्ण हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो सामान्य छल कपट है वो तो आप टोटल करेंगे, पोस्टिंग की जांच करेंगे, बैलेंस निकालेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन अगर चतुराई से, योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई गबन किया जाए, फ्रॉड किया जाए, तो फिर वो रूटीन चेकिंग में ज्ञात नहीं हो सकता है, क्योंकि रूटीन चेकिंग जो लोग करते हैं वो एक सामान्य योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनको लेखों के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता है और सैद्धांतिक अशुद्धियाँ जो होती हैं वो पता नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से डिटेल चेकिंग में तो सारे ट्रांजैक्शंस की जांच करनी है जो भी वर्ष के दौरान हुए हैं। रूटीन चेकिंग में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनकी एक्यूरेसी का पता करना होता है। और तीसरा होता है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग परीक्षण जांच। टेस्ट चेकिंग से मतलब जब आप कुछ चुने हुए सभी ट्रांजैक्शंस की जांच न करके कुछ चुने हुए ट्रांजैक्शंस की जांच करते हैं तो वो कहलाता है टेस्ट चेकिंग। आजकल अंकेक्षण प्रक्रिया बहुत कुछ टेस्ट और सैंपल्स पे आधारित हो गई है और ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि पूरे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से कुछ सैंपल के तौर पे ट्रांजैक्शंस ले लिए जाएं और उनकी एक्यूरेसी की जांच कर ली जाए। अगर वो सही हैं तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस भी सही हैं। परीक्षण जांच के समय लेकिन अगर कोई गलती और इर्रेगुलरिटी आपके सामने आती है तो अब जो गलतियां या इर्रेगुलरिटीज़ आपकी सामने आई हैं उनके आधार पर आपको अपने जांच का दायरा बढ़ाना होता है। तो कुल मिलाकर के टेस्ट चेकिंग में सभी ट्रांजैक्शंस की जांच न करके कुछ सैंपल्स के तौर पे ट्रांजैक्शंस लेकर के उनकी जांच कर ली जाती है और उसके आधार पर समग्र या सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में एक अनुमान लगा लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि बाकी के ट्रांजैक्शंस भी सही हैं। परीक्षण जांच जब आप कर रहे होते हैं, टेस्ट चेकिंग अगर आपको करनी है तो उस जांच को करने से पहले आपको इसकी कुछ सीमाओं या मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि बिजनेस में कुछ मदें ऐसी होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कैश है, स्टॉक है, तो उनकी आप टेस्ट चेकिंग या सैंपल चेकिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी तो थॉरो चेकिंग ही ज़रूरत होती है, उनकी डिटेल्ड या विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके जिस व्यवसाय का आप ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पर आंतरिक नियंत्रण लेखा प्रणाली सही ढंग से अपनाई गई है, ट्रांजैक्शंस को लिखने और उनको कंट्रोल करने के तरीके संतोषजनक हैं, तो आप वहाँ पे टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय बहुत बड़ा है और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ऐसी स्थिति में जहाँ लाखों ट्रांजैक्शंस हों वहाँ पर हर ट्रांजैक्शन की आप जांच नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको टेस्ट चेकिंग पे ही निर्भर रहना होता है। लेकिन अगर आप जांच कर रहे हैं और कोई ट्रांजैक्शन डाउटफुल है तो फिर आपको उसकी गहराई से जांच करनी चाहिए, मीन्स आपको उसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए। इसी तरह से जो ऑडिट की जा रही है अगर किसी विशेष पर्पज के लिए की जा रही है, जैसे बिजनेस को बेचना है के लिए ऑडिट की जा रही है, तो उन ट्रांजैक्शंस की अधिक सावधानी से जांच करनी चाहिए ऑडिटर को जहां प्रबंधक गड़बड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर प्रबंधक जो हैं कंपनी के या संस्थान के, वो उनकी गुडविल बनी हुई है कि सच्चे ईमानदार आदमी हैं, डेडिकेटेड आदमी हैं, तो अंकेक्षक ये मान सकता है कि जो उनके जो खाते हैं वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी, तो वहाँ पर विस्तृत जांच न करके वो टेस्ट चेकिंग कर सकता है। लेकिन पूर्व में अगर प्रबंधकों द्वारा कोई गड़बड़ियों की उसको नॉलेज है तो फिर ऐसी स्थिति में उसको विस्तृत जांच ही करनी चाहिए। साथ ही टेस्ट चेकिंग में जो सैंपल आप लेते हैं वो पूरे व्यवसाय का
प्रतिनिधित्व करते हों। सैंपल लिए हैं आपने, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह से आप सैंपल लें कि सभी ट्रांजैक्शंस को शामिल करते हों, सभी ट्रांजैक्शंस की विशेषताओं का उनमें समाहित होनी चाहिए। और अगर ऑडिटर पिछले साल भी ऑडिट उसी संस्था की करके गया और फिर आया है उसी संस्था में, तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सैंपल लेने का तरीका है वो हर वर्ष उसको बदल देना चाहिए। अदरवाइज़ एम्प्लॉयर परिचित होंगे कि आप किस तरह से सैंपल लेते हैं और उन्हीं की जांच करेंगे, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं जहां पर गड़बड़ी हुई हो और वो आपने सैंपल लिया उसमें ना आ पाई हो। तो इस तरह से जहाँ पर आप टेस्ट चेकिंग करते हैं तो कुछ एक ये मर्यादाएं या सिद्धांत कहिए, इनको ध्यान में रख कर के ही आपको फिर टेस्ट चेकिंग या डिटेल्ड चेकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग करनी है, उसका निर्णय लेना चाहिए। अगर आप टेस्ट चेकिंग करते हैं तो उसके कुछ लाभ मीन्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर आप टेस्ट चेकिंग करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस में तो यही कि चूँकि अब सभी ट्रांजैक्शंस की आप जांच नहीं करेंगे, सैंपल लेकर के जांच करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक तो आपका समय और श्रम की बचत होगी, टाइम कम लगेगा, कम मैन पावर का उपयोग करना पड़ेगा, और जो मैन पावर है उसको अंकेक्षक किसी दूसरे काम में भी उपयोग ले सकता है। सामान्यतः आप जानते हैं कि अगर सैंपल सही ढंग से लिया जाए तो उसके परिणाम जो होंगे वो सही होंगे, क्योंकि जो सैंपल का परिणाम होगा वही समग्र का या सभी व्यवहारों का परिणाम मान लिया जाता है। टेस्ट चेकिंग जब आप करते हैं तो एक तो आप चूँकि दायरा कम हो गया जांच का, तो आपका ऑडिट का काम जल्दी से समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने से क्या होगा कि ऑडिटर आपको जल्दी ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, जिसके बेस पर आपको जो भी अपनी प्लानिंग करनी है, उनमें सुधार करना है या और कोई आपको डिसीजन लेना है, वो लेने में आप सक्षम होते हैं। कुछ डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी हैं परीक्षण जांच के। चूँकि सारे ट्रांजैक्शंस की आप जांच नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो त्रुटियां और गबन हैं वो छुपे रह जाएं, क्योंकि आपने जिन मदों को सैंपल में लिया है उनमें त्रुटियां और गबन न हों, अन्य जो ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पर हों। तो सैंपल लेने में एक ये समस्या रहती है कि त्रुटियां और गबन छिपे रह सकते हैं। जांच ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, क्योंकि जो आपने नमूना लिया है हो सकता है वहाँ तो जांच में कोई गड़बड़ी ना आए, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस आपने अपने सैंपल में नहीं लिए वहाँ गलती और गबन हो सकती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। साथ ही ऑडिटर का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। ऑडिटर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो काम तो कम करता है, एरिया आपने कम कर लिया, लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस की ऑडिटर जांच नहीं करता है उन ट्रांजैक्शंस के लिए भी वो उतना ही रेस्पॉन्सिबल है जितनी की जिन ट्रांजैक्शंस की उसने जांच की है। मीन्स अगर कुछ ट्रांजैक्शंस जांच के दायरे में नहीं आए हैं और वहाँ कोई गड़बड़ी या गलती है तो उसके लिए भी ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये तो उसने खुद डिसाइड किया है कि किस मेथड को अडॉप्ट किया जाए चेकिंग के लिए। डिटेल्ड चेकिंग न करके आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई गलती या गबन छिपा रह जाता है तो उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साथ ही जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी असावधान हो जाते हैं। मीन्स उनको पता है कि सारी जांच तो होगी नहीं, आधी अधूरी जांच होगी, तो हो सकता है कि सैंपल के तौर पे जिन ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर ले रहा है
उनमें जहाँ पर गड़बड़ी हुई है वो ट्रांजैक्शन ना आए, तो वो भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि इरेगुलरिटीज़ बढ़ने लगती हैं और जो अल्टीमेटली एरर्स और फ्रॉड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो जिससे संस्था का नुकसान होता है। तो टेस्ट चेकिंग में सभी ट्रांजैक्शंस की हम जांच नहीं करेंगे, कुछ चुने हुए ट्रांजैक्शंस की जांच करेंगे। लेकिन टेस्ट चेकिंग कहाँ करनी है, कहाँ डिटेल चेकिंग करनी है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स को ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए। टेस्ट चेकिंग से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। इसी तरह से टेस्ट चेकिंग अगर आप करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की प्रभावित होती है नहीं होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी परीक्षण जांच की सहायता से अंकेक्षक अपना काम तो हल्का कर सकता है और हो सकता है परिणाम भी ठीक ही निकलते हैं, लेकिन परीक्षण जांच अपनाते समय अंकेक्षक को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसे जब पूर्ण ये विश्वास हो जाए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है, सही ढंग से काम कर रहा है, तभी उसको टेस्ट चेकिंग का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि परीक्षण जांच की सीमा निर्धारित करते समय उसे परीक्षण की सीमा से संबंधित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जिस नमूने की वो जांच के लिए ले रहा है उसमें अगर कोई गड़बड़ी आती है तो फिर उसको अपनी जांच का दायरा बढ़ा देना चाहिए, फिर सैंपल न लेकर के उसकी थॉरो चेकिंग करनी चाहिए। साथ ही अंकेक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं व्यवहारों की जांच के संबंध में ये उत्तरदायी नहीं है जिनको सैंपल में चुना है, बल्कि सभी व्यवहारों के लिए है। मीन्स नटसेल में मैं कहूँ तो परीक्षण जांच अगर आप अपनाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी की पूरे कार्य के लिए है, लेकिन टेस्ट चेकिंग से क्या होता है, आपका काम कम हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी उतनी ही रहेगी, आप चाहे उन ट्रांजैक्शंस को जांचें या ना जांचें। परीक्षण जांच जो होती है वो सामान्यतया भारत में परंपरा है कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं उस पर ऑडिटर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, वहाँ तो उसको टेस्ट चेकिंग अपनानी चाहिए। लेकिन संस्था के बड़े अधिकारी जो कार्य करते हैं उनके संबंध में अंकेक्षक को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े अधिकारियों के द्वारा काम किया जाता है गड़बड़ी का, उसका रिव्यू करने का जो काम है वो ऑडिटर ही कर सकता है। छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ गलती गबन फ्रॉड्स करेंगे उनकी जांच करने के लिए तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, संस्था के अधिकारी बैठे हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ की जांच तो एक ऑडिटर ही कर सकता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। तो यहाँ सामान्य एक मान्यता है कि अंकेक्षक को प्रबंधकों के द्वारा किए गए कार्यों पर अधिक फोकस करना चाहिए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने भी इसे एक सामान्य स्वीकृत चलन मान लिया है कि अगर व्यवसाय में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही ढंग से काम करता है तो ऑडिटर टेस्ट चेकिंग को अपना सकता है, परीक्षण जांच के द्वारा अपना काम चला सकता है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे ट्रांजैक्शंस या सभी व्यवसाय से संबंधित कामों के लिए उसकी होगी। तो किस तरह की जांच आपको लेनी है, डिटेल चेकिंग करनी है, टेस्ट चेकिंग करनी है, रूटीन चेकिंग करनी है, क्या उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, एंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल चूजिंग टेस्ट चेकिंग क्या है, उसके बारे में ब्रीफ में मैंने आपसे बात की। इसी तरह से जब ऑडिटर अपना काम ऑडिट का शुरू करता है तो कुछ ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं। अंकेक्षण कार्य संबंधी जो पत्र होते हैं वो एक लिखित निजी सामग्री होती है। जो अंकेक्षक है वो हर अंकेक्षण का काम शुरू करने से पहले उनको तैयार करता है और ये पत्र
लेखा संबंधी उन सूचनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें एक अंकेक्षक अपने नियोक्ता से, एम्प्लॉयर से प्राप्त करता है। और क्या करता है इससे? इन प्रपत्रों में अंकेक्षक के द्वारा जांच का कौन सा तरीका अपनाया जाएगा उसके बारे में वर्णन होता है। उसके निष्कर्ष, निर्णय या आर्थिक सूचनाएं होती हैं उनको दिया जाता है। मीन्स कुल मिलाकर के जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं उसमें कई सारे पेपर्स आते हैं, जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अगर किसी विधान के अंतर्गत है या एग्रीमेंट के तहत तो वो एग्रीमेंट भी आएगा। जो बिजनेस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑडिट प्रोग्राम आपने बनाया है, अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त जानकारी और सूचनाएं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय आपने कोई पत्र व्यवहार किया है तो वो ऑडिट वर्किंग पेपर में ही आता है। कार्य के संबंध में प्राप्त किए गए विवरण, सूचनाएं या वाउचर्स, प्रमाण पत्र, या आपने रूटीन चेकिंग जब की थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हैं, वो भी उसी का हिस्सा मानी जाती हैं। कंपनी है तो उसका अंतर्नियम साझेदारी, फर्म है तो उसकी डीड, या अंकेक्षक का नोटबुक वगैरह, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसकी कॉपी, तो या बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिनकी आप फोटोकॉपी लेते हैं, तो ये सब ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहलाते हैं। कई बार अंकेक्षक एक ऑडिट नोट भी रखता है। ऑडिट नोट में क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको वो मेंशन कर लेता है ताकि जब वो रिपोर्ट बनाए तो उनको मेंशन कर सके, उसे ध्यान रहे। जैसे कुछ रसीदें खो गई हैं या वाउचर्स नहीं हैं, या कंपनी ने स्टॉक के वैल्यूएशन का तरीका बदल दिया है। पहले किसी और, चूँकि आप जानते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से किसी पे भी किया जा सकता है, तो किस पर आपने किया है वो आधार बदल दिया, या एसेट्स पे जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड आपने बदल दिया है, या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थिति क्या है उसको वो नोटबुक, अपने ऑडिट नोटबुक में मेंशन कर लेता है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो अकाउंट्स में नहीं दिख रही होती हैं, अकाउंट से पता नहीं चलती हैं, उनको भी उसको नोट कर लेना चाहिए। अंतिम खातों के सत्यापन के समय कौन सी बातें हैं जिन पे स्पेशली फोकस करना है उन पॉइंट्स को मेंशन कर लेना चाहिए। तो इस तरह से ऑडिट में ऑडिटर जो ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट का काम शुरू करने से पहले बहुत सारे पेपर्स तैयार करता है, वो सारे आते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या कंडीशंस या सिचुएशंस को वो अपनी नोटबुक में लिख लेता है, ऑडिट नोटबुक में, और वो अपनी जब रिपोर्ट बनाता है या फाइनल अकाउंट्स को जांचता है तो वहाँ पर उनको मेंशन कर सकता है क्योंकि वो उसके ध्यान में रहेगी। तो इस तरह से अंकेक्षण कार्यप्रणाली किस तरह से काम करती है, कैसे आप जांच का तरीका निश्चित करते हैं, क्या उनके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, फिर इसके बाद ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्षेत्र क्या होता है अगर वो किस तरह की जांच प्रणाली को अपना रहा है तो, और ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में मैंने आपसे डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे अब बात करूंगा, नया चैप्टर लूँगा इंटरनल कंट्रोल का। तो इंटरनल कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, आंतरिक नियंत्रण के उपाय, उस पर बात करूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।